आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज अपना टॉपिक है बीज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीड। देखो डेफिनेशन देते हैं अपन, और डेफिनेशन अपन इसके दो प्रकार से देते हैं। एक अपन एग्रीकल्चर कंडीशन में देखते हैं और एक अपन बॉटनी की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, बात करें एग्रीकल्चर की दृष्टि से कि बीज क्या होता है, तो यहां पर यह कहेंगे कि पौधे का वह कायिक भाग, पौधे का वह कायिक भाग, अब कायिक भाग के रूप में कोई भी चीज हो सकती है, जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है और पत्ती भी हो सकती है। ठीक है, पौधे का वह कायिक भाग जिसके द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है, उसको ही अपन क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। आगे समझ में? ये तो अपने एग्रीकल्चर की भाषा में अपन ने बोला कि पौधे का वह कायिक भाग, अब कायिक भाग के रूप में मैंने कहा कि जड़ ले सकते हो, तना ले सकते हो और पत्ती ले सकते हो, जिसके द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। कंडीशन आई यहाँ पर बॉटनी की दृष्टि से, तो सिंपली भाषा में कहोगे कि जो परिपक्व भ्रूण होता है, क्या? जो परिपक्व भ्रूण होता है, वो परिपक्व भ्रूण क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। ठीक है, यहां तक अपन ने यानी देखा डेफिनेशन आपके समझ में आ गई। फिर बात करते हैं यानी उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज के गुण यानी एक उत्तम क्वालिटी का जो बीज होगा उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएगी, कौन कौन से गुण पाए जाएंगे। पहला जो गुण होगा वो लेते हैं आनुवांशिक शुद्धता। पहला गुण क्या ले रहे हैं? आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता का मतलब क्या है? यानी जो बीज का आकार है, आकार प्रकार है, चमक है, उस चमक से है, यानी वो रिलेटेड किससे हुआ? जो भी बीज का आकार है, प्रकार है, चमक है, उससे रिलेटेड क्या होगी? आनुवांशिक शुद्धता हो गई। और एक जो आनुवांशिक यानी आनुवांशिक शुद्धता एक उत्तम बीज की वो होनी चाहिए अपने पास में कितनी? 98% से अधिक। यानी यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो 100%, लेकिन बात सिंपल बात कर देते हैं 98% से अधिक, इट मींस 100% ही आ जाता है। इसके बाद में नंबर दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं भौतिक शुद्धता। क्या देखते हैं? भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता का मतलब उस बीज में किसी भी प्रकार का खरपतवार का बीज या अन्य फसल का बीज या कंकड़ पत्थर मिले हुए नहीं होने चाहिए। वो क्या कहलाती है? उसकी भौतिक शुद्धता कहलाती है। और ये भौतिक शुद्धता भी कितने परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए? 98% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 98% से ज्यादा ही होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन 98%। तो आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता दोनों ही 98% से ज्यादा होनी चाहिए। बात करते हैं भौतिक शुद्धता की। भौतिक शुद्धता कैसे ज्ञात करें? तो इसको ज्ञात करने का देखो सिंपल एक सूत्र है, शुद्ध बीज का भार। क्या आ गया अपने पास में? शुद्ध बीज का भार बटा कुल बीज का भार। कुल बीज का भार इंटू 100। यानी अपन ने कहा कि शुद्ध बीज का भार, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि आपके पास में कोई भी यानी 1 किलो बीज है। क्या है? 1 किलो बीज है। उस 1 किलो बीज में 100 ग्राम कंकड़ पत्थर, खरपतवार और अन्य फसलों का बीज मिल गया, 100 ग्राम वो हो गया। तो शुद्ध बीज का भार तो कितना हो गया? 900 ग्राम। कितना हो गया? 900 ग्राम। फिर बात करें कुल बीज का भार कितना था? 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम। यानी यहाँ पर अपने पास में कितने इसके आनुवांशिक शुद्धता आ गई? 90% आ गई। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बता दिया कि भौतिक शुद्धता कैसे ज्ञात करते हैं? शुद्ध बीज का भार बटा कुल बीज का भार इंटू 100 के द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर चौथा पॉइंट अपन लेते हैं, सॉरी तीसरा पॉइंट लेते हैं बीज ओज। तीसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं? बीज ओज। देखो बीज ओज से मतलब क्या है?
बीज ओज से उसकी जो क्रियात्मक स्वस्थता है, क्या क्रियात्मक जो स्वस्थता है, वो क्रियात्मक स्वस्थता से ही उसका संबंध है। क्रियात्मक जो स्वस्थता है, उस क्रियात्मक स्वस्थता का संबंध किससे है? बीज ओज से है। एक अच्छा नया बीज है, नए बीज में क्या होगा? बीज ओज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, यानी वो बीज पुराना होता चला जाएगा, उसमें बीज ओज में क्या आती जाएगी? कमी आती जाती है। एक चीज क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि समय के साथ बीज ओज में क्या होता है? तो बीज ओज में क्या आती है? कमी आती है। समझ गए? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर चौथा पॉइंट। देखो चौथा पॉइंट अपन ले लेते हैं अंकुरण क्षमता या उच्च अंकुरण क्षमता या अंकुरण प्रतिशतता, कुछ भी कह दो। पॉइंट नंबर 4 अंकुरण क्षमता, ठीक है, उच्च अंकुरण क्षमता। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका पास में बीज है, आपके पास में कोई भी बीज है, उस बीज की अंकुरण क्षमता, यानी जितने बीज अपन बो रहे हैं उनका अधिक से अधिक बीजों का अंकुरण होना चाहिए, यानी इसका संबंध जो होगा वो उसके अंकुरण से है। तो वो क्या कहलाती है? उसकी अंकुरण क्षमता कहलाती है, अंकुरण प्रतिशतता कहलाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है अंकुरित बीजों की संख्या। क्या आ गया अपने पास में? अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या, कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। अंकुरित बीजों की संख्या मैं कह रहा हूं कि आपको कि मैंने 400 बीज लिए, टोटल अपने पास में कितने बीज थे? 400 बीज थे। 400 बीजों में से मैंने 400 बीज बोए, ठीक है। 400 बीजों में से मेरे पास में अंकुरित हो रहे हैं कितने बीज? 360 बीज। कितने बीज हो रहे हैं? 360 बीज हो रहे हैं। यहां पर 100 डाल रहा हूं मैं, ठीक है। ये यहां पर आ गया 4, यानी 4 का भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 चौक 36, 9 90। तो कितना आ गया अपने पास में? 90% आ गई। यानी कोई भी नमूना था, उस नमूने की अपने पास में अंकुरण प्रतिशतता कितनी आ गई? 90% आ गई। अब यहाँ पर कुछ क्रॉप्स है, कुछ क्रॉप्स की जर्मिनेशन परसेंट अपने को दी हुई है, उसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उन क्रॉप्स की कितनी थी जर्मिनेशन परसेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गेहूं आपको मैंने एग्जांपल बताया, गेहूं के साथ में दूसरा एग्जांपल जो बताया, तीसरा एग्जांपल चना बताया। तीसरा एग्जांपल क्या बताया? चना बताया। इनकी जो अंकुरण क्षमता होती है, अंकुरण प्रतिशतता होती है, वो होती है 85%। कितनी होती है? 85%। फिर बात करते हैं नंबर दूसरे के ऊपर अपन लेते हैं धान। धान के साथ में मैं आपके ले रहा हूं तिल, तिल के साथ में मैं ले रहा हूं जवार, जवार के साथ में ले रहा हूं रिंजका, और रिंजके के साथ में ले रहा हूं बरसी। यानी ये 5 क्रॉप है। इन 5 क्रॉप्स की जो जर्मिनेशन परसेंट होती है वो होती है कितनी? 80%। कितनी होती है? 80% होती है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं, यहां मैं बता रहा हूं, एक तो आपको लेना है बाजरा। कौन सी क्रॉप लेनी है? बाजरा। बाजरे के साथ में आप क्या लोगे? दलहनी फसलें। क्या लेनी है आपको? दलहनी फसलें आपको लेनी है। इनकी जो अंकुरण क्षमता होती है वो कितनी होती है? 75% होती है। कितनी होती है? 75% होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी मैंने यहाँ लिया गंवार। कौन क्या लिया मैंने? गंवार ले लिया। गंवार के साथ में मैं ले रहा हूं यहाँ पर तिलहनी क्रॉप्स। क्या ले रहा हूं? तिलहनी फसलें। और तिलहनी जो गंवार और तिलहनी फसलें होती है, इनकी जो अंकुरण क्षमता होती है वो होती है कितनी? 70%। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट बता देना कॉटन। कॉटन की जो अंकुरण परसेंट होती है वो कितनी होती है? 65% होती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब देखो यहां से पूछ सकता है बेटा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस चीज को आप भूलो नहीं।
गेहूं जो चना 85%, ऐसे आज थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, गेहूं रबी की क्रॉप्स है, जो भी रबी की क्रॉप्स है, चना भी रबी की क्रॉप्स है, तो इनकी 85% हो गई। फिर आ जाता धान, तिल, जवार, रिंजगा, बरसीम। रिंजगा बरसीम चारे वाली फसलें हैं, थोड़ा सा दिमाग में डालना कि चारे वाली क्रॉप्स की जो अंकुरण क्षमता होती है वो कितनी होती है, 80 होती है। इसके अलावा धान, तिल, जवार है इनकी, यानी साथ में है। बाजरा और बाजरे के साथ में अपने पल्सेज आ जाती है, दलहनी क्रॉप्स आ जाती है इनकी 75 हो जाती है, और गंवार के साथ में तिलहनी क्रॉप्स आ जाती है इनकी 70, और कॉटन की कितनी आ जाती है, 65% आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं 5वां, वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू। वास्तविक उपयोगिता मान यानी एक जो उत्तम बीज होगा, इस उत्तम बीज की जो रियल वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 75% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो रियल वैल्यू होती है, वो रियल वैल्यू ज्ञात कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मैं दो चीजें आपको पढ़ा चुका पहले। नंबर 1 भौतिक शुद्धता और नंबर 2 अंकुरण प्रतिशतता यानी जर्मिनेशन परसेंट। तो यानी जीपी का मतलब होता है जर्मिनेशन परसेंट यानी अंकुरण प्रतिशतता, और पीपी का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्योरिटी यानी भौतिक शुद्धता, और 100 का भाग इसमें देना था आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि 70% तो आपके पास में क्या है, जीपी। 70% तो क्या है, जीपी, और उसकी पीपी कितनी है, 58%, 80 ले लीजिए, 80% है। तो यहाँ पर यानी 56% इसकी क्या आ जाती है, रियल वैल्यू आ जाती है। ऐसे आपको रियल वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद देखिए नंबर 6 पॉइंट, बीज में नमी। बीज में नमी यानी आप जो भी आपका बीज है उसमें कितने % नमी होनी चाहिए। देखो बीज नमी है, वो बीज नमी आपको ध्यान रखना, नंबर 1 खाद्यान्न क्रॉप्स के लिए, किसके लिए ध्यान रखोगे, खाद्यान्न क्रॉप्स के लिए ध्यान रखोगे। खाद्यान्न क्रॉप्स में 10 से 12% होती हैं, कितनी होनी चाहिए, 10 से 12% होनी चाहिए खाद्यान्न फसलें, और खाद्यान्न फसलों में कितनी होनी चाहिए, 10 से 12% होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मैं बात आपके साथ में ले रहा हूँ, नंबर 2 पे ले रहा हूँ दलहनी क्रॉप्स। दलहनी क्रॉप्स में आपको ध्यान रखना 8 से 10%, और उसके बाद में आपके तिलहनी क्रॉप्स आ जाती है। तिलहनी क्रॉप्स में आपको ध्यान रखना है 6 से 8%। यहाँ पर तिलहनी क्रॉप्स में क्या होता है, नमी अपने को कम रखना होता है। क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, यानी जो ऑक्सीडेशन क्रिया होती है उसके कारण नमी ज्यादा होने के कारण, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, नमी ज्यादा होने के कारण क्या हो जाते हैं, कवक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण तिलहनी क्रॉप्स के बीज खराब हो जाते हैं। तो वहां पर नमी अपने को कितना याद रखना होता है, 6 से 8% ध्यान रखना होता है। चलो इसके बाद आते हैं, देखो यानी नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्या कह सकते हैं अपन, बीज रोग मुक्त होना चाहिए। बीज में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, बीज रोग मुक्त होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए रोग मुक्त। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का उसमें रोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं नंबर नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट क्रॉप उसके रूप में पॉइंट के रूप में ले लेते हैं बीज की जीवन क्षमता, सॉरी बीज की जीवन क्षमता, या इसको कहते हैं जीविता परीक्षण। जीवन क्षमता या जीविता परीक्षण, यानी जो बीज है उस बीज अपने को कैसे पता चले कि बीज मरा हुआ है या क्या है, जिंदा है, भाई से अच्छा बीज है या उसको डेथ हो चुकी है, उसकी अंकुरण नहीं होगा, कैसे पता चले। तो इसके लिए क्या होता है, जो जीविता परीक्षण होता है वो यानी जीवन क्षमता या जीविता परीक्षण अपने करते हैं, और इसके लिए अपने को लेना होता है टेट्राजोलियम परीक्षण। कौन सा परीक्षण लेना होता है, टेट्राजोलियम परीक्षण करना होता है। टेट्राजोलियम परीक्षण अपने को करना होता है। इस टेट्राजोलियम परीक्षण से अपन बीज की जीवन सत्ता का पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना होता है, टेट्राजोलियम जो परीक्षण होता है इसमें अपन क्या करते हैं, टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करते
करते हैं और टेट्राजोलियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो मात्रा रखी जाती है 1%। कितनी रखी जाती है? 1% रखी जाती है। यानी टेट्राजोलियम परीक्षण है, उस टेट्राजोलियम परीक्षण में क्या करते हैं? टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं और टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करके अपन क्या करते हैं? जीवन क्षमता का यानी पता लगाते हैं। जो मर्त बीज होगा उसका क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके ये तो अपन ने देखा। इसके बाद में छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े से यानी इससे संबंधित इंस्टीट्यूट वगैरह पूछ लिए जाते हैं। पहला जो इंस्टीट्यूट आ जाते हैं इससे संबंधित वो पढ़ लेते हैं एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय बीज निगम। इस राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना थी वो हुई थी सन 1963 में। कब हुई थी? सन 1963 में। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। आ गया समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा RSSC यानी राजस्थान से संबंधित। राजस्थान सीड, राजस्थान स्टेट सीड सॉरी बेटा, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन यानी यहां पर अपन ने लिखा राजस्थान राज्य बीज निगम। राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना हुई थी सन 1978 में और इसकी स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में। कहाँ स्थापना हुई इसकी? जयपुर में स्थापना हो गई। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं अपने पास में एक एक्ट आया था यानी अधिनियम आया था जिसको अपन ने कहा सीड एक्ट। क्या कहा? सीड एक्ट यानी बीज अधिनियम। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीज अधिनियम या सीड एक्ट। तो एक तो देखो ये पारित हुआ था और एक लागू हुआ था। पारित तो मतलब संसद में इसको पेश किया गया और उसके बाद संसद में पेश करने के बाद में ये लागू हुआ था। क्योंकि कोई भी अधिनियम होता है वो अधिनियम क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा से वहां से क्या होता है? यदि वो यानी लोकसभा में पारित हो जाता है उसके बाद में राज्यसभा में चला जाता है, राज्यसभा में उसको पारित होने के बाद में उसको लागू किया जाता है। तो ये जो बीज अधिनियम था ये सन 1966 में तो क्या हुआ था? पारित हुआ था और सन 1969 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। आगे समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बीज की श्रेणियां। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? बीज की श्रेणियां। श्रेणियां, बीज की श्रेणियां। देखो पहली चीज, भारत में बीज की कितनी श्रेणियां पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत में बीज की 4 श्रेणियां पाई जाती है। लेकिन बात करें विश्व की कि विश्व में बीज की कितनी श्रेणियां होती हैं, वहां बताना है आपको 5। अब एक चीज की माइंड में आ गई कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब भारत में कौन सी श्रेणी नहीं पाई जाती? क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्या बना कि भारत में नहीं पाई जाने वाली श्रेणी, नहीं पाई जाने वाली श्रेणी कौन सी है? तो वहां आपको बताना है पंजीकृत बीज। कौन सा बताना है? पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड जो सीड होता है वो रजिस्टर्ड सीड क्या होता है? यानी भारत में नहीं पाया जाता। यहाँ एक चीज और याद रखना, इस पंजीकृत जो सीड होता है, रजिस्टर्ड जो सीड होता है, इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है। टैग का मतलब जो आपका पैकिंग आती है उस पैकिंग के ऊपर एक क्या होता है? निशान बना हुआ होता है, उसका कुछ भी कलर हो सकता है, वो क्या कहलाता है? टैग कहलाता है। तो जो इसका टैग होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर होता है यानी बैंगनी रंग होता है। आ गया समझ में? चलो यहाँ तक अपन ने देखा कि भारत में 4 श्रेणियां होती है। भारत में कौन सी नहीं पाई जाती? पंजीकृत नहीं पाई जाती। और पंजीकृत का जो टैग होता है उसका रंग कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे देखो, बीज की श्रेणियां पढ़ते हैं। पहला बीज, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। आज तक लगभग 8 में तो क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले हैं, श्रेणियों में से।
पहला जो श्रेणी आ जाती है वो आती है मूल केंद्रक, या जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस सीड। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस सीड। ठीक है, यानी मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड यानी बीज की प्रारंभिक अवस्था, बीज की वह प्रारंभिक अवस्था जो किसी पादप प्रजनक के पास होती हैं, यानी ब्रीडर के पास होती हैं। पादप प्रजनक के पास होती है, वो श्रेणी कौन सी है? मूल केंद्रक श्रेणी है। कौन सी है? मूल केंद्रक श्रेणी है। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी एक चीज तो आपको समझ में आएगी कि बीज की वह प्रारंभिक अवस्था, यानी सबसे पहला जो सीड होगा वो पहला सीड कौन सा होगा? मूल केंद्रक सीड होगा। कौन सा होगा? मूल केंद्रक सीड होगा। अब एक बार मैं पूरी थोड़ी सी आपको इसका जो गुणन है वो गुणन समझा देता हूं। मूल केंद्रक से बनता है कौन सा? प्रजनक। कौन सा बनता है? प्रजनक बीज, या जिसको अपन कहते हैं ब्रीडर सीड। क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट, एक बार मैं इसके पूरी वो बता रहा हूं, फिर बाद में पढ़ेंगे। पर प्रजनक को, प्रजनक से उत्पन्न होने वाला, प्रजनक के गुणन से उत्पन्न होने वाला कौन सा बीज आ गया? यानी आधार बीज। कौन सा आ गया? आधार बीज। आधार को फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, फाउंडेशन सीड। और आधार से के गुणन के बाद में अपने को मिल जाता है कौन सा बीज? परमाणित बीज। कौन सा बीज मिलता है? परमाणित बीज, जिसको अपन कहते हैं सर्टिफाइड सीड। क्या कहते हैं? सर्टिफाइड सीड कहते हैं। ये चीज आपकी समझ में आ गई। पहली कंडीशन, पहली जो अवस्था मूल केंद्रक अवस्था, लास्ट अवस्था परमाणित अवस्था। पहली अवस्था मूल केंद्रक, लास्ट अवस्था परमाणित। किसानों को दिया जाने वाला बीज, किसानों को दिया जाने वाला बीज कौन सा आ गया अपने पास में? परमाणित बीज आ गया। चलो, मैंने आप क्या कहा? मूल केंद्र का गुणन से कौन सा तैयार हुआ? प्रजनक। प्रजनक के गुणन से कौन सा तैयार हुआ? आधार। आधार के गुणन से कौन सा तैयार हुआ? परमाणित। उल्टा भी पूछा जा सकता है, परमाणित का निर्माण किससे हुआ? आधार से। आधार का निर्माण किससे हुआ? प्रजनक से। प्रजनक का निर्माण किससे हुआ? मूल केंद्रक से। मूल केंद्रक से किसका निर्माण हो रहा है? प्रजनक से। प्रजनक का निर्माण प्रजनक के से किसका निर्माण हो रहा है? आधार से, आधार का। और आधार से किसका निर्माण हो रहा है? परमाणित का। दोनों कंडीशन मैंने बता दी, मूल, प्रजनक, आधार, परमाणित। परमाणित, आधार, प्रजनक, मूल। ठीक है, चलो अब यहां देखो, मैंने यहां आपको ये कहा था कि बीज की वह प्रारंभिक अवस्था जो किसी पादप प्रजनक के पास में होती है। यहां एक चीज आपको याद रखना कि इस बीज की आनुवांशिक जो शुद्धता होती है, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आनुवांशिक शुद्धता या भौतिक शुद्धता कितने परसेंट होती है? तो आपको बताना 100%। कितनी होती है? मूल केंद्रक बीज की कितनी होती है? 100% होती है। यहां आए अपन प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड का जो निर्माण हो रहा है किससे हो रहा है? प्रजनक से हो रहा है। ये चीज तो मैं दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसकी भी आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता 100% होती है। कितनी होती है? आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता 100% होती है। कितनी होती है? 100%। पहले दो बीजों की आपके सामने लिखी हुई है, 100% आ रही है। ठीक है, अब देखो यहां पर, यहां एक चीज आ जाती है, तेग का रंग। क्या आ जाता है? तेग का रंग। हालांकि आपका मूल केंद्रक था, न्यूक्लियस था, वहां पर कोई टेक का रंग नहीं होता है, लेकिन प्रजनक से टेक का रंग स्टार्ट हो जाता है। जो टेक का रंग यहाँ होता है गोल्डन येलो, यानी सुनहरा पीला। कैसा होता है? सुनहरा पीला कलर होता है। ठीक है, चल फिर आते हैं, यानी मैंने कहा कि प्रजनक से किसका निर्माण हो रहा है? आधार का निर्माण हो रहा है। आधार सीड, आधार सीड की जो भौतिक व आनुवांशिक शुद्धता होगी वो कितनी होगी? घट जाएगी थोड़ी सी, और वो हो जाएगी 98%।
आनुवांशिक शुद्धता व भौतिक शुद्धता कितनी हो जाती है? 98% हो जाती है। अब एक चीज तो 98% ये आ गया समझ में। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या करना होता है, टैग का रंग ध्यान रखना होता है। टैग का जो रंग होता है वो चेंज होगा और चेंज होके क्या हो जाता है, यहाँ पर सफेद कलर हो जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, इसको मात्र बीज या मदर सीड भी कहते हैं। मात्र बीज या मदर सीड भी कहते हैं। किसको? आधार को कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछ लिया जाए कि मात्र बीज या आधार बीज कौन सा होता है तो आपको बताना है आधार। क्यों? क्योंकि आधार से किसका निर्माण हो रहा है? प्रमाणित का निर्माण हो रहा है और किसानों को दिया जाने वाला कौन सा है? प्रमाणित ही है, जिसके कारण मदर सीड अपने किसको कहा? आधार बीज को कहा। फिर बात आती है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज की जो भौतिक व आनुवांशिक शुद्धता होगी वो होगी 98%, यानी लास्ट जो दो बीज है उनकी 98% और स्टार्टिंग जो दो बीज है उनकी 100%। उसके बाद में मैंने यहाँ दे दिया कि किसानों को फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है। किसानों को फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार आपके बीज की श्रेणियां अपन ने 4 पढ़ ली। और यहाँ लास्ट जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है टैग का रंग। और टैग का रंग कैसा होता है? नीला। कैसा? नीला कलर होता है। तो यहाँ पर भी ये चीज भी पूछी जा सकती है कि टैग का रंग किस प्रकार का आ जाएगा? नीला आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। मूल केंद्रक कोई टैग का रंग नहीं है। नंबर 2 ब्रीडर सीड गोल्डन येलो। नंबर 3 फाउंडेशन व्हाइट और नंबर 4 सर्टिफाइड कैसा? नीला। आ गया समझ में? चलो ये तो अपन ने श्रेणियां पढ़ ली। श्रेणियों के बाद में अपन पढ़ते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी। आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी। आइसोलेशन डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन पृथक्करण दूरी। देखो होती क्या है, एक तरफ मैंने रात आपने बोलिया कौन सी 30-77 गेहूं की वैरायटी, तो आज 30-77। दूसरी तरफ बोल रहे हैं 37-65। ठीक है, ये बोलिए यदि इन दोनों के बीच में अपन दूरी नहीं रखेंगे, इन दोनों के बीच में दूरी नहीं रखेंगे तो इसके जीन इसमें आ जाएंगे, इसके जीन इसमें चले जाएंगे, यानी वैरायटी बिगड़ जाएगी। आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं? दो किस्मों के मध्य एक दूरी रखते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं, पृथक्करण दूरी कहते हैं। समझ में आ गई पृथक्करण दूरी क्या होती है? चलो कुछ क्रॉप्स के अपने को पृथक्करण दूरी ध्यान रखनी होती है। जैसे यहां मैं बता रहा हूं आपको, गेहूं, जौ, जई, धान, सोयाबीन, मूंगफली, इन क्रॉप्स के लिए। और इन क्रॉप्स में भी अपने को दो लास्ट वाले दो बीजों के लिए ध्यान रखना होता है। तो एक तरफ आप लिख दो आधार बीज और एक तरफ आप लिख दो प्रमाणित बीज। ठीक है, आधार बीज में भी अपन क्या करते हैं? 3 मीटर दूरी रखते हैं और प्रमाणित बीज में भी अपन क्या करते हैं? 3 मीटर दूरी रखते हैं। किन-किन के लिए? गेहूं, जौ, जई, धान, सोयाबीन, मूंगफली के लिए। ये किस प्रकार की फसलें हैं? स्वपरागित फसलें हैं। ध्यान रखना, स्वपरागित फसलों में अपन क्या करते हैं? दूरी कम रखते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप के रूप में लेते हैं संकर मक्का। क्या ले रहे हैं? संकर मक्का। देखो संकर मक्का के लिए आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे 600 मीटर आधार बीज में और उसके बाद में 300 मीटर आप ध्यान रखोगे किससे? प्रमाणित बीज के लिए। फिर आते हैं संकुल मक्का। नेक्स्ट ले लेते हैं संकुल मक्का।
संकुल मक्का में ध्यान रखना, इधर अपन आधार के लिए लेते हैं 400 मीटर और इधर अपन लेते हैं 200 मीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 के लिए। क्यों? क्योंकि 2018 जो सुपरवाइजर का एग्जाम था उसमें पूछा गया क्वेश्चन आपका कौन सा है, यानी संकुल जो मक्का है उसमें प्रमाणित बीज के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी थी, तो वो थी आपके 200 मीटर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं अपन चना। नेक्स्ट क्या देखा अपन ने, चना। चने के लिए अपन लेते हैं 10 मीटर और इधर लेते हैं अपन 5 मीटर। और उसके बाद में आ जाते हैं जवार। क्या लेते हैं, जवार। जवार के लिए अपन आइसोलेशन डिस्टेंस देखो, इधर अपन रखते हैं 200 मीटर और इधर अपन रखते हैं 100 मीटर। यानी जो अपने आधार बीज है उस आधार बीज में अपने को 200 मीटर रखना है और प्रमाणित बीज में कितना रखना है, 100 मीटर। लेकिन आपके जो संकर बाजरा है, संकर बाजरा के लिए आपको अलग से एक चीज याद रखनी होगी। संकर बाजरा में आधार बीज के लिए रखते हैं 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर रखते हैं। और जो 200 मीटर होती है वो 200 मीटर किसके लिए होते हैं, प्रमाणित बीज के लिए होता है। यहां तक समझ में आ गई? तो ये चीज आपको पूछी जा सकती है, आइसोलेशन डिस्टेंस भी। एक चीज आप नॉर्मल जो बाजरा होता है उसके लिए ध्यान रखना 400 200। नॉर्मल जो बाजरा के हैं उसके लिए कितना याद रख लोगे, 400 200 याद रख लोगे, यानी जो आपका 400 और 200। ठीक है, चलो ये आपके आइसोलेशन डिस्टेंस हो गई। आइसोलेशन डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट जो अपने पास में आ जाता है वो बच जाता है सीड डोरमेंसी। क्या बच जाता है सीड में, सीड डोरमेंसी बच जाता है। किसे कहेंगे सीड डोरमेंसी? तो देखो यहां पर ने देखा बीज सुषुप्तावस्था, बीज सुषुप्तावस्था जिसको अपन ने क्या कहा, सीड डोरमेंसी। देखो बीज के अंकुरण के लिए दो कारक अपने पास आवश्यक होते हैं, एक होता है नमी और दूसरा होता है तापमान। और कौन से कारक आवश्यक होते हैं, नमी और तापमान कारक आवश्यक होते हैं। इन कारकों के मिलने के बाद में भी बीज का अंकुरण नहीं हो, इन दोनों कारकों के मिलने के बाद में भी बीज का अंकुरण नहीं हो, वो क्या कहलाती है, सीड डोरमेंसी, बीज सुषुप्तावस्था कहलाती है। आ गया समझ में? चलो देखो जो सीड डोरमेंसी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक, दूसरी होती है द्वितीय, प्राथमिक द्वितीय, और तीसरी होती है बलकृत। तीसरी कौन सी होती है, बलकृत। प्राइमरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी और बलकृत डोरमेंसी। प्राकृतिक जो डोरमेंसी होती है वो प्राथमिक जो डोरमेंसी होती है वो किस प्रकार की होती है, प्राकृतिक होती है। किस प्रकार की होती है, प्राकृतिक होती है। यानी श्रम की जो कार्य की विशेषताएं होती है, क्या होती है, श्रम की जो कार्य की विशेषताएं होती हैं उनके कारण उत्पन्न होता है। श्रम की जो कार्य विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है कौन सी डोरमेंसी, प्राइमरी डोरमेंसी। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीय डोरमेंसी यानी सेकेंडरी डोरमेंसी। सेकेंडरी का मतलब होता है एक प्रकार की, किस प्रकार की, क्या है, प्रेरित अवस्था है। प्रेरित यानी ये प्राकृतिक थी, ये किस प्रकार की है, प्रेरित अवस्था है। यानी असामान्य परिस्थितियां आ जाएगी और असामान्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली जो डोरमेंसी है वो कौन सी है, आपके सेकेंडरी है। ठीक है, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट बलकृत डोरमेंसी। बलकृत डोरमेंसी का मतलब यानी क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। यानी मर्दा को अपन चेंज करते हैं, मर्दा को चेंज करने के बाद में क्या होता है, यानी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाती है। तो जो खरपतवार के बीज होते हैं उन खरपतवार के बीज क्या होते हैं, ज्यादा गहराई पर चले जाते हैं, जिसके कारण उनको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की तो कमी हो जाएगी और CO2 क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी और दूसरी चीज यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यानी जो बलकृत डोरमेंसी है वो किस में पाई जाती है, खरपतवार के बीजों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, चलो इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना बच जाता है इसमें वो आ जाता है, इस डोरमेंसी को अपने को तोड़ना है, यानी डोरमेंसी हटाना है। तोड़ने का मतलब क्या है, हटाना है। तो डोरमेंसी तोड़ने के उपाय,
डोरमेंसी तोड़ने के उपाय। डोरमेंसी तोड़ने के उपाय। देखो डोरमेंसी तोड़ने के उपायों में सबसे पहला उपाय अपन लेते हैं कौन सा, यानी स्केरिफिकेशन। कौन सा लेते हैं? स्केरिफिकेशन। देखो स्केरिफिकेशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है? तोड़ना। तोड़ने से रिलेटेड शब्द यहाँ ये है कि कोई भी बीज है, उस बीज के ऊपर कोई कठोर आवरण है। क्या है? कठोर आवरण है। उस कठोर आवरण को अपन तोड़ेंगे। कठोर आवरण को तोड़ना वो क्या कहलाता है? स्केरिफिकेशन कहलाता है। और स्केरिफिकेशन दो रूपों में की जाती है। एक रूप होता है भौतिक और दूसरा रूप होता है रासायनिक। एक तो रूप कौन सा होता है? भौतिक, और दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक होता है। भौतिक में अपन क्या करें? नाखून से तोड़े। राइट, जैसे कोई भी बीज है, उस बीज के ऊपर कठोर आवरण है, उस कठोर आवरण को अपन क्या करें? नाखून से खुरचें। यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया खुरचना। क्या शब्द लिख दिया? खुरचना। तो वो खुरचना क्या हो गई? भौतिक। और रासायनिक में अपन ने क्या लिया? आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो काम में लिया, और सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा थी वो काम में ले लिया अपन ने 0.1 से 0.5%। ठीक है, चलो ये तो आपका आ गया स्केरिफिकेशन। नंबर दूसरा आता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन। देखो स्ट्रेटिफिकेशन हिंदी में कहते हैं स्तरण। क्या होता है हिंदी में? स्तरण। यानी स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है इस बीज को कम या ज्यादा तापमान पर उपचारित करना है। यानी कुछ समय के लिए बीज को ज्यादा या कम तापमान पर रखना है। अब ज्यादा या कम तापमान से, यानी यहाँ तो पहले तो लिख दिया तापमान से उपचारित। तापमान से उपचारित। अब मैंने आपको ये कहा कम या ज्यादा दोनों कंडीशन आप से कर सकते हो इसके, यानी स्टेरिफिकेशन। तो कम टेम्परेचर, कम तापमान होता है, वो कम तापमान अपन कितना लेते हैं? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लेते हैं? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने घंटे के लिए? 12 से 24 घंटे के लिए। ये तो कम तापमान आ गया। आपको हाई टेम्परेचर के ऊपर भी चलना है। हाई टेम्परेचर में आप क्या करोगे? यानी लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखोगे, वही 12 से 24 घंटे के लिए। यानी आप बीजों को 12 से 24 घंटे के लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रख दोगे तो उसकी डोरमेंसी क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और क्या उपाय अपना सकते हैं। तो अपन प्रकाश से भी उपचारित कर सकते हैं। यानी जो रेड प्रकाश होता है, लाल प्रकाश होता है, उस लाल प्रकाश से भी अपन क्या कर सकते हैं? डोरमेंसी तोड़ सकते हैं। लाल प्रकाश से भी अपन क्या करते हैं? सीड की डोरमेंसी तोड़ सकती हैं। इसी के रूप में तीसरा, यानी तीसरा अपन ने लिया चौथा, हार्मोन का प्रयोग भी अपन डोरमेंसी तोड़ने के लिए करते हैं। और हार्मोन के रूप में देखो 5 हार्मोन अपने होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है साइटोकाइनिन, तीसरा होता है जिब्रेलिक एसिड, चौथा होता है एब्सिसिक एसिड और पांचवा होता है इथाइलिन। ठीक है, इन पांचों में से जो हार्मोन होता कौन सा? यानी जिब्रेलिक एसिड। कौन सा आएगा यहाँ पर? जिब्रेलिक एसिड, Ga3। जिब्रेलिक अम्ल। इस जिब्रेलिक अम्ल यानी Ga3 का प्रयोग भी अपन क्या करते हैं? डोरमेंसी तोड़ने के लिए करते हैं। और डोरमेंसी के लिए Ga3 काम में लेते हैं कितना? यानी 1 से 1000 ppm। कितना काम में लेते हैं? 1 से 1000 ppm मात्रा अपन काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं, यानी कुछ रसायन काम में ले सकते हैं। रसायन एस्टोसोपोर के अलावा भी, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ बन रहा है। बहुत बार एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम आए उनमें पूछा गया क्वेश्चंस है। आलू की डोरमेंसी तोड़ने के लिए क्या काम में लेते हैं? आलू की डोरमेंसी तोड़ने के लिए क्या काम में लेते हैं? आपको बताना है थायोयूरिया काम में लेते हैं। किससे तोड़ते हैं? थायोयूरिया से अपन आलू की डोरमेंसी तोड़ते हैं। बहुत इंपोर्टेंट, ऐसे मान के चलना, लगभग एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो इस प्रकार अपने
अपन क्या पढ़ा, अपन ने डोरमेंसी पढ़ी, और डोरमेंसी के साथ ही अपना जो शीट का टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो भी है एग्रोनॉमी। देखो एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एग्रोनॉमी इस वीडियो के साथ में लगभग कंप्लीट हो जाती है क्रॉप्स को छोड़ते हुए। मैंने अभी को क्रॉप्स नहीं ली है, मैं क्रॉप्स को नेक्स्ट यानी बाद में होती और एनिमल करवाने के बाद में लूंगा। तो आप यानी एग्रो का जो पोर्शन है क्रॉप्स के अलावा वो कंप्लीट तैयार रखिए। ठीक है, थैंक यू।